आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके बैठो, कोई टेंशन नहीं है, कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है, क्या है ना, देखो हम बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है ना उस पर शुरू से ध्यान देते हैं। अच्छी बातें देना भी चाहिए क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ध्यान तो सारे सब्जेक्ट में देना है, ऐसा तो है नहीं कि प्रैक्टिकल पे नहीं देना या लॉ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ उसी पे ध्यान देते हैं। अब शुरू में क्या करते हैं बच्चे, अरे यार लॉ तो थ्योरेटिकल है, पढ़ लेंगे। अब ये जो पीछे से ज्ञान आया हुआ होता है, ये समस्या क्या है ना, पीछे से ज्ञान, जो तुम्हारे सीनियर होंगे ना उन्होंने तुमको ज्ञान दिया होगा। ये होता है तुम्हारे साथ नहीं, हमारे साथ भी होता था, सबके साथ होता है। ये जनरेशन ऊपर से ज्ञान लेकर आती है, ठीक है। हमें भी मिल जाता था, तो फिर वो दिमाग में परसेप्शन बन जाता है ना। अब एक समस्या है कि अगर एक बार आपके दिमाग में बन गया ना, बोले ये बहुत ही घटिया आदमी है, इसके जैसा, डोंट माइंड, पर्सनली नहीं लेना, ऐसे ही मतलब ये उदाहरण। अब मैं, ये बेचारा कुछ भी अच्छा कर ले, कितना ही अच्छा कर ले, ये बुरा ही रहेगा जिंदगी भर, क्योंकि मुझे इसकी 199 अच्छी बातें नजर नहीं आएंगी ना, एक बुरी बात नजर आएगी, ये होता है ना। और अगर कोई बहुत ही अच्छा लगता है, जो भाई सब दिल में ही उतर गया, कोई दिल से नहीं दिल में उतर गया, वो भाई साहब अगर 999 चीजें भी खराब कर लेगा और एक चीज भी अच्छी करेगा ना, तो भी वो अच्छा ही लगेगा, उसकी वो एक अच्छी बात घूमती रहेगी। ये ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बच्चों को पहले ही ऊपर सीनियर्स ने क्या सिखा दिया, या बच्चों ने परसेप्शन क्या बना रखा है कि यार थ्योरेटिकल पेपर है, एंड में खुद ही पढ़ना पड़ता है यार, इसमें कुछ नहीं है, रटना ही पड़ता है। तो बच्चा क्या करता है, शुरू में 4 महीने जब क्लास में आ रहा होता है, तब सिर्फ प्रैक्टिकल के क्वेश्चन करता है, टैक्स के, कॉस्टिंग के, अकाउंट्स के, एफएम के। थ्योरेटिकल को ध्यान नहीं दिया। अब बिल्कुल जब लास्ट आ गया, 2 महीने बचे, अब आप उठाकर बैठे इसको, तो बेटा कैसे होगा मुझे बताओ। 4 दिन भूखा रहने के बाद 5वें दिन जब खाना खाओगे, तो 4 दिन का खा लोगे क्या? 4 दिन नहीं खा पाओगे ना। तो फिर क्या होगा, उस दिन जितनी भूख होगी उतना खा पा लेंगे, बस खत्म बात। अब जितना आया सो आया, 4 दिन जो नहीं खाया वेस्ट हो गया, वो हो गए। यही एंड में लॉ के साथ में या कोई भी थ्योरेटिकल पेपर के साथ में होता है। आप शुरू से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी को पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, टैक्स भी पढ़ना है, कॉस्टिंग भी पढ़ना है, एफएम भी पढ़ना है, अकाउंट्स भी पढ़ना है, सब पढ़ना है, लॉ भी पढ़ना है। लेकिन आप इसको, चाहे आप इसको उतना टाइम मत दो जितना कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को देते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल में क्वेश्चन करने पड़ते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। आप उतना टाइम मत देना, कोई बात नहीं, रोज बस 15 मिनट घर जाके पढ़ लेना, 15-20 मिनट, 15-20 मिनट, दैट्स इट। आपको पता ही नहीं चलेगा लॉ कब खत्म हो गई और कब आपको याद हो गई। मैं आपको क्लास में इतना करवा दूंगा कि आपको रिवीजन ही नहीं करना पड़ेगा, मतलब पूरा कोर्स होने के बाद आपकी एक कॉपी बन जाएगी मोटी सी, अच्छी खासी। एग्जाम से डे बिफोर उस कॉपी के अलावा कुछ भी पढ़ के मत जाना, उस कॉपी को पढ़ने में लगेंगे मात्र 3 घंटे। समझ गए आप? उसके बाहर ना तो आज से तक कभी पेपर आया है, ना कभी आएगा, कभी नहीं आया, मतलब आज तक ही नहीं आया। पिछले 8 साल हो गए मेरे को सीएमए के बच्चों को पढ़ाते हुए, राइट, सीए के बच्चों को पढ़ाते हुए तो मेरे को कम से कम 15 साल हो गए। सीए के बच्चों को पढ़ाते, सीएमए के बच्चों को 8 साल में आज तक कॉपी के बाहर कुछ नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन क्या ना, देखो हर चीज का चाबी का यूज तभी करना चाहिए जब ताला लगा हुआ हो, खुले ताले में चाबी नहीं लगाई जाती कभी भी। अभी जब हम क्लास में पढ़ रहे हैं, हम आपको एक स्टडी मटेरियल देंगे, है ना, ये जो इंस्टीट्यूट से मिलता है ये नहीं, ये तो आपके पास वहीं से आएगा। हम अपने नोट्स अलग से आपको देंगे लॉ के प्रॉपर, वो नोट्स आपको, हम उसी से पढ़ते हैं और वही आपको घर जाके पढ़ने। कॉपी अपने आप में, उसमें समरी नहीं है, कॉपी कॉपी पूरी डिटेल बनेगी, उसमें चार्ट्स बनेंगे, हर एक प्रोविजन का मैं आपको चार्ट बनवाऊंगा, हर एक सेक्शन का चार्ट। वो आप अपने हाथ से लिखा हुआ, तो अपने हाथ से लिखा हुआ होता है, उसको याद करना तो देखो सबसे आसान होता है, ऐसा मेरा मानना है। वो एक दिन पहले पढ़ना, जब आपको रिवीजन करना है उसके लिए है। लेकिन जब आप क्लास में पढ़ेंगे, आज क्लास में पढ़ा, घर जाके जब आप पढ़ेंगे, तब आपको वो नोट्स जो मैं लिखवाऊंगा वो भी पढ़ने हैं, और जो हम स्टडी मटेरियल आपको देंगे वो भी पढ़ने हैं, ठीक है। आपका डे बिफोर एग्जाम, आपके पास ना 4 घंटे फालतू होंगे, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं करूं क्या। वो मतलब आपका 2 बार रिवीजन करने के बाद भी, डे बिफोर एग्जाम भी आपके पास में 4 घंटे एक्स्ट्रा होंगे, इतना टाइम रहेगा आपके पास। यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। आसान है। अब लॉ में 2 पोर्शन है, जैसा आपको दिख रहा है, बेसिकली तो 4 पोर्शन है। 2 पोर्शन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बेटा, फर्स्ट सेकंड, ये वाला पोर्शन, और इसके नीचे वाला पोर्शन, और उसके नीचे से नीचे वाला पोर्शन, यानी ये एक, ये और ये 3 चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। और जो बीच में आपको दिख रहा है कंपनीज एक्ट, जो कि अपने आप में 40 नंबर का वेटेज कैरी करता है, ये आपको सोनल मैम पढ़ाएंगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अलाइड लॉ। अलाइड लॉ का मतलब होता है सपोर्टिंग लॉ।
ठीक है, अलाइड लॉ और ये अलाइड लॉ। ये जो बीच वाला है इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लॉ। आप अलग अलग नाम दे रखे लोगों ने, कोई कॉर्पोरेट लॉ बोलता है, कोई कंपनीज एक्ट बोलता है, आपको जो भी नाम देना है कॉर्पोरेट लॉ इससे बोला जाता है। तो जो कॉर्पोरेट लॉ का सेक्शन है पूरा का पूरा 40 नंबर का, ये आपको सोनल में पढ़ाएंगे। मैं आपको अलाइड लॉ पढ़ाऊंगा जिसके अंदर एक तो कमर्शियल लॉ है, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल लॉ है, और जिसके अंदर बिजनेस एथिक्स यानी एथिक्स ऑफ बिजनेस वाला एक हिस्सा है। अब आप ध्यान से देखेंगे, देखो कितने सारे एक्ट है अलाइड लॉ में, कितने सारे कंपनीज एक्ट में एक सिंगल एक्ट है जो आपको पढ़ना है। कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है, सेक्शन 1 से लेके 470 तक सेक्शन है, ठीक है ना। अरे उबासी वापस से आ रही हो, आराम से खुल के लेना, कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, मुंह में से अंदर दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से खुल के लो। उबासी अब आएगी आएगी, नहीं लोगे तो फिर वो आंखों से आएगी, फिर पल के भारी हो जाएंगी और नींद आ जाएगी आपको, ठीक है। तो आराम से रिलैक्स होके खुल के उबासी लो। मुझे पता है थ्योरेटिकल पेपर है, थोड़ी बहुत नींद आएगी, सर्दी का वैसे मौसम है, सुबह सुबह का टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त हो रखा है आप लोगों के लिए तो वैसे भी, और आप आराम से गर्म कमरे में और बैठे हो, तो यहाँ थोड़ी बहुत नींद आएगी, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आंखों के शटर खुले रखना, ठीक है ना, वो खुले रहने चाहिए। तो आप देखेंगे कितने सारे लॉ, कंपनीज एक्ट में तो एक ही एक्ट पढ़ना है, उसमें सेक्शन 1 से लेकर 470 है, लेकिन फॉर्चुनेटली आपको सारे नहीं पढ़ने क्योंकि इसको स्प्लिट कर दिया इंटर में और फाइनल में, ठीक है ना। आधा कंपनीज एक्ट है, थोड़ा कंपनीज एक्ट इंटर में पढ़ना है, थोड़ा बचा हुआ फाइनल में पढ़ना है, राइट। अलाइड लॉ में ऐसा नहीं होता। अलाइड लॉ में हर एक चैप्टर अपने आप में एक एक्ट है। ध्यान से समझिएगा, जो मैं समझा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एक्ट अपने आप में 470 सेक्शन का बड़ा सा बंच है, में से छोटा सा पोर्शन यानी सेक्शन 1 से लेके और सेक्शन नंबर 148 तक, ये आपको इंटर में डाल दिया। उसके बाद की सारी सेक्शन आप पढ़ोगे फाइनल में, ठीक है। लेकिन अलाइड लॉ में हर एक चैप्टर अपने आप में एक एक्ट है, यानी फैक्ट्रीज एक्ट, देखो आप पूरा एक एक्ट है, ग्रेचुटी एक्ट, ईपीएफ एक्ट, ईएसआई एक्ट, कोड ऑन वेजेस एक्ट, ऊपर चले तो एलएलपी, इंडियन पार्टनरशिप, नेगोशिएबल सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये वाला एक्ट नहीं है, लीगल सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर हम लोग भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, राइट। उसके आपके क्या क्या फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू स्पीच एंड एक्सेट्रा, वो जनरल डिस्कशन। अब इनमें से कोई सा भी एक्ट आधा नहीं पढ़ना, जैसे कंपनीज एक्ट है वो आपको भी आधा पढ़ना है, ठीक है, और आधा फाइनल में। बाकी जितने भी एक्ट है अलाइड लॉ में वो पूरे यही पढ़ने हैं। इवन अगर आप फाउंडेशन में, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप फाउंडेशन में पढ़कर आए होंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, पार्टनरशिप पढ़ा होगा, एलएलपी भी आई थिंक पढ़ा होगा आपने, तो ये जो एक्ट है वो आपने पढ़े होंगे फाउंडेशन में, दोबारा पढ़ने और पूरे पढ़ने हैं, और इनके बारे में फाइनल में कोई डिस्कशन नहीं होगा। यानी ये अलाइड लॉ में जितने भी लॉ हैं, इनमें से एक सिंगल एक्ट के बारे में भी आपको फाइनल में नहीं पढ़ना। फाइनल में भी अलाइड लॉ है, लेकिन उसमें और अदर लॉ है, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, राइट, प्रोड्यूसर कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ये एक्ट का नाम है, ठीक है ना। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ऐसे बहुत सारे छोटे, जैसे यहां अलाइड लॉ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, आईआरडी एक्ट, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे लॉ वहां पे भी पढ़ने, उधर भी ऐसे ही बनेगा, कॉर्पोरेट लॉ, अलाइड लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में आएगा सेक्शन 148 से लेकर और 470 तक, और फिर अलाइड लॉ आएंगे बहुत सारे जो कि आपने पहले कभी नहीं पढ़े, करेक्ट। और वो भी वैसे ही है, पूरा का पूरा एक लॉ, छोटे छोटे लॉ है, वो वहीं खत्म हो जाएंगे। तो ये जितने भी छोटे छोटे लॉ है ना, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट। इसमें भी हम लोग चालू करेंगे पहले उन एक्ट से जो आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़े, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, राइट। तो इनके बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको बोरिंग सा लगने लग जाएगा। बोरिंग आपको क्यों लगेगा? बोरिंग आपको इसलिए लगेगा क्योंकि अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, अब आपको तुरंत चीजें आ जाएंगी याद, तो आपको क्या मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो हम लोग पहले उन एक्ट्स की बात करते हैं जो एक्ट हमने ऑलरेडी नहीं पढ़े हुए, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है, ग्रेचुटी एक्ट है, पीएफ ईएसआई एक्ट है, इनके बारे में पढ़िए, बड़े शानदार एक्ट है, बड़ा मजा आएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट है। तो इस तरीके से हमारा ये डिवीजन रहेगा। लॉ की जो कॉर्पोरेट लॉ की क्लास है उसका शेड्यूल या तो आपके पास आ गया होगा, या जब भी क्लास लगेगी तब शेड्यूल आ जाएगा। तो दोनों पैरेलल चलेंगे, एक क्लास कॉर्पोरेट लॉ की चलेगी, एक क्लास अलाइड लॉ। लेकिन घबराने की बात नहीं, दोनों आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि यार दोनों मिक्स हो जाएंगे, दोनों कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, यार कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल दोनों इतने सेपरेट है कि आपको डिफरेंस अपने आप ही नजर आएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं। आपके हाथ में यानी मेरे हाथ में आपके 30 + 15 + 15 यानी 60 नंबर है। क्यों? कमर्शियल लॉ का 30%,
इंडस्ट्रियल लॉ का 15% और बिजनेस एथिक्स का 15%। ये हमारे पास में आपका 60% है और मेरे को आपको 60% में से दिलाने हैं 40 से 45%। ये जो मैं कराऊंगा, बाकी ओवर एंड अबव आपकी मेहनत होती है। ठीक है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? 40 नहीं, पास होने के लिए चाहिए होते 50 नंबर। एग्रीगेट भी तो बनाना पड़ेगा, तो एग्रीगेट के हिसाब से चले तो हर सब्जेक्ट में आपको 50 नंबर चाहिए। नहीं, लॉ में आपको लाने 50, 100 में से 50। मैं अकेला ही आपको 60 में से 40 नंबर दिलवा दूंगा। 40 तो मैं गारंटी ले रहा हूं, 45 तो हायर साइड में, और फिर बाकी आपकी मेहनत है, आप कितनी मेहनत करते हैं। तो आपको पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए वो तो अलाइड लॉ में ही आ जाएंगे। कॉर्पोरेट लॉ में जो भी मिलेगा आपको 40 में से वो बोनस है। यानी अगर 40 में से आप 25 या 30 भी लेकर आ गए तो आप मान लीजिए आपके लॉ में 70-75 नंबर आ गए, हो गया आपका काम, मेरिट आपकी तय है। जिस बच्चे के लॉ में 60 से ऊपर नंबर आ जाते हैं ना, ये अभी तक का ट्रेंड बता रहा हूं, जो बच्चा लॉ में लेकर आ गया ना, वो बच्चा मेरिट में आया ही आया है अब तक के ट्रेंड के हिसाब से। कारण क्योंकि लॉ सबसे नीचे रखता है बच्चा, तो जब लॉ में 60 नंबर लेकर आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर वाले सब्जेक्ट में तो उसके ऑटोमेटिकली ज्यादा ही है, ज्यादा भी नहीं होंगे तो बराबर होंगे, तो मेरिट में आना तय है। और एक बार अगर आप मेरिट में आ गए ना इंटर में और फाइनल में, भाई साहब 18 लाख का पैकेज आपका इंतजार कर रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को 18 लाख का पैकेज तो यूं ही मिल जाता है। आपकी हाई डिमांड होती है, समझ गए आप? तो थोड़ी मेहनत होती है, अभी ये उम्र में थोड़ी मेहनत होगी, लेकिन ये सीधा 18 लाख का पैकेज और आपको कुछ मेहनत नहीं करनी। और ये दिमाग से निकाल देना फितूर अपने कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हम इंग्लिश मीडियम से, हम हिंदी मीडियम से तो हमें पैकेज नहीं मिलता या हम एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होते हैं। ये सब मन भ्रंत जो है ना, मन की बनाई हुई बातें, ये भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। राइट, तो लॉ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और अब तीसरी और आखिरी बात, प्रैक्टिकल लाइफ में आपके जितनी लॉ काम में आएगी ना, उतना कोई सब्जेक्ट काम में नहीं आने वाला है। ये मेरा व्यक्तिगत अपना एक अनुभव है इतने सालों का। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके किसी भी, है ना, आप कुर्सी पे बैठे बैठे काम कर रहे हो तो भी आपके काम आ जाएगी। बीच में मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अब उसी पोस्ट पे जाओगे तुम लोग तो सीएमए बनोगे सीधे, तो 18-20 लाख की में तो कंपनी तुम्हें सीएफओ या फाइनेंस हेड या अकाउंट्स हेड ऐसी पोजीशन पे रखेगी। अब तुम्हारी कंपनी किसी कंपनी के साथ में, किसी पार्टनरशिप फर्म के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो तुमसे ही पूछा जाएगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट कर लें या नहीं कर लें, क्योंकि तुम फाइनेंस हेड हो भाई। तुमसे पूछेंगे 18 लाख रुपए दे रहे हैं तुमको साल का, तो अब तुम्हारे को उस समय अगर पार्टनरशिप एक्ट नहीं आता ना, तो पार्टनरशिप डीड मंगवाओगे आप, पार्टनरशिप एक्ट नहीं आता ना, सब बेकार, सब गुड़ गोबर हो जाएगा उसी समय, अगर पार्टनरशिप एक्ट नहीं आता तो। क्योंकि तुम चेक ही नहीं कर पाओगे पार्टनर। अब उस समय तुमको कितनी अकाउंट्स आती हो, कितनी कॉस्टिंग आती हो, कितनी एफएम आती हो, कितनी टैक्स आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम क्या आएगा उस समय? लॉ। तो लॉ एक ऐसी चीज, और इंटरव्यू में आपसे ज्यादातर सवाल जो पूछे जाते हैं वो लॉ से, ऐसा नहीं है कि और सब्जेक्ट के नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन लॉ केस, क्योंकि इसके सवाल पूछना सबसे आसान होता है। अकाउंट्स का क्वेश्चन कोई कैसे पूछेगा? टैक्स का क्वेश्चन कैसे पूछेगा? चलो टैक्स में तो फिर भी प्रोविजन पूछ लेगा, एफएम को कोई क्वेश्चन कैसे पूछेगा बताओ? तो मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं और मैं क्या पूछूं आपसे? एफएम समझते हो? एक आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें अभी तुम्हारे बहुत सारे है ना, उसके अंदर कैश फ्लो पढ़ना है, फंड फ्लो पढ़ना है, रेशियो एनालिसिस पढ़ना है, कैपिटल बजटिंग पढ़नी है, पता नहीं कितनी कितनी सारी चीजें पढ़नी होती है। अब वो कोई कैसे पूछेगा इंटरव्यू में सवाल भाई, कि लिख के देगा क्या आपको क्वेश्चन? अकाउंट का सवाल कैसे पूछेगा? कॉस्टिंग का सवाल कैसे पूछ सकता है? लेकिन लॉ का पूछ सकता है, कोई भी प्रोविजन पूछ सकता है लॉ का, है ना? अब इंटरव्यू में 30-40% क्वेश्चन, 30-50% क्वेश्चन लॉ के होते हैं, और बच्चे इसी को देखो सीरियसली नहीं लेते। अब इतनी मेहनत करी, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएमए भी बन गए, मेरिट भी आ गए, इंटरव्यू में बैठे लॉ के क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, सब गुड़ गोबर हो गया। इसीलिए कह रहा हूं कि बेसिक को चलो, और इतनी इजी इंटरेस्टिंग लॉ, एक तो वैसे इजी है, ऊपर से बहुत इंटरेस्टिंग है, आसान है, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो बढ़ेगा ना यार। अभी तुम फाउंडेशन से इंटर में आ गए ना, तो अब तुम सोचो यार, फाउंडेशन में हमने क्या पढ़ा था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बहुत इजी थे। अब ग्रेचुटी एक्ट पढ़ रहे हो, कैलकुलेशन भी आएगी बीच में, तो पहले से ही अपना माइंड मेकअप करके रखो कि यार थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया हमारा। अभी स्टैंडर्ड बढ़ गया तो चीजें भी टिपिकल आएंगी ना, आसान चीजें तो नहीं हो सकती ना हमेशा। ये तो नहीं हो सकता ना कि फाउंडेशन में इसी चीज पढ़ते रहे तो वही फिर लेवल बढ़ने का क्या फायदा? तो थोड़ा टिपिकल आएगा, थोड़ा सा टेक्निकल होगा, घबराना नहीं, ठीक है ना, इजीली कोप अप हो जाएगा। 2-4-5 दिन लगेंगे कंफर्ट जोन में आने में, ठीक है, 2-4-5 दिन। तो कीप पेशेंस। वो दवाई लेते हैं ना, तो जब डॉक्टर के पास दवाई लेकर आते हैं, मान लो कोई बीमारी हो गई, अब डॉक्टर बेचारा लिख रहा है 3 दिन की दवाई, आपने पहले दिन दवाई ली तो डॉक्टर साहब आराम नहीं मिला, मुंह उठा के पहुंच गए डॉक्टर के पास में, सब दवाई से आराम ही नहीं मिला। पागल है क्या यार, तेरे को 3 दिन की दवाई लिखी है यार, तू पहले दिन ही आ गया।
फिर अगले दिन सुबह की दवाई ली, आराम नहीं सर, मिलना ही नहीं आराम, सर आपने कहा था मिलेगा। अरे कहां से मिलेगा भाई, है डॉक्टर उठा के जहर दे देगा तो ज्यादा मन करके ना तो इंजेक्शन ठोक देगा आपके, फिर कभी जिंदगी में बीमारी नहीं होगी। अरे पहले दिन जब आप दवाई लेते हो तब तो वो न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। न्यूट्रलाइज मतलब उसको आगे बढ़ने से रोकती है। अगले एक दिन में वो आपकी बीमारी को आगे जो बढ़ने से रुक गया ना, अब जो पीछे से ग्रो कर रहा था उसको रोकेगी। तीसरे दिन से जो जो एग्जिस्टिंग था उसको खत्म करेगी, तो असर तीसरे दिन बाद नजर आता है। क्या बोलते ना, चेहरे पे स्वेलिंग आ गई, लग गई कहीं पे, तो अब पहले दिन गोली से स्वेलिंग थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। आप चाह रहे हो एक डोज लेते में कैसे होगा भाई, तीसरे दिन की दवाई लेने के बाद में असर खत्म होने लगता है उस बीमारी का। तो 3 दिन तो वेट करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही बेचारा डॉक्टर बताएगा ना दवाई लग रही है। तो आपको भी यहाँ पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन थोड़ा सा कंफर्ट होने में लगेंगे, क्योंकि अभी आप क्या फाउंडेशन के जस्ट लेवल से निकले हो। फाउंडेशन इजी लेवल था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आसान, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आसान, छोटी छोटी चीजें हैं, यूं ही पढ़ ली। अब नहीं होगा ऐसा, तो इसलिए पेशेंस रखना, घबराना नहीं, ठीक है, आराम से चलेंगे। अच्छा अब देखो ऊपर तुम्हारे नया क्या जुड़ा, पुराने सिलेबस में और नए सिलेबस में क्या फर्क है, बस इतना से ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं। नया सिलेबस मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह हो जो पुराने सिलेबस में हो, या अभी आपको कभी पुराने सिलेबस के बारे में पता चले, तो घबराना नहीं। ये जो 2 मैंने हाईलाइट करे हैं ना, सिर्फ ये 2 ही चीजें हैं जो नए सिलेबस में है, पुराने में नहीं थी। एक तो कोड ऑफ वेजेस और एक है इंट्रोडक्शन टू द लॉ एंड लीगल सिस्टम। ये जो इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम है ना, इसके बारे में चर्चा मैं आपको आज थोड़ी सी कराऊंगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे। इसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, यानी भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और एक कोड ऑफ वेजेस क्या है बेटा, पहले क्या था ना, एक एक्ट हुआ करता था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, एक एक्ट हुआ करता था पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, एक पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, एक होता था बोनस एक्ट। इन तीनों को हटा के और एक सिंगल एक्ट डाल दिया जिसका नाम है कोड ऑफ वेजेस। वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट और बोनस एक्ट, इन तीनों को हटाया। और उसकी जगह आप पुराने सिलेबस को देखोगे ना, उसमें आपको कोड ऑफ वेजेस नहीं मिलेगा, 3 एक्ट मिलेंगे। तो बेसिकली 3 एक्ट हट गए, उसकी जगह एक सिंगल एक्ट आ गया जिसका नाम है कोड ऑफ वेजेस। क्लियर, बाकी सब सेम है पुराने वाले सिलेबस में। अब अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो पुराने सिलेबस से 3 एक्ट हटा दिए, उसकी जगह एक कोड ऑफ वेजेस डाल दिया, प्लस एक नया एक्ट डाल दिया इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम। करेक्ट। एक अब मुख्य बात सुनाई, सुन के बड़ा आपको शौक लगेगा, कोड ऑफ वेजेस के आगे देखो एक्ट लिखा हुआ नहीं है, बाकी सब में। मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, जूम करता हूं, आप ध्यान से देखेंगे तो सब में एक्ट लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सब में ना, लेकिन कोड ऑफ वेजेस में एक्ट नहीं लिखा हुआ। तो क्या ये एक्ट नहीं है क्या? हाँ ये एक्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक ये पार्लियामेंट से पास हुआ ही नहीं है, क्योंकि अभी तक ये एक्ट बना ही नहीं है, ये बना ही नहीं है। लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट एडवांस है, वो कहते नहीं ऐसे कैसे, पहले सीए वालों ने डाल दिया तो हम पहले डालेंगे। अरे हमने कहा सर एक्ट ही नहीं बना अभी, उससे क्या मतलब है, बन गया तो, अगर बनते ही अगले दिन सीए वालों ने डाल दिया तो हम तो पीछे रह जाएंगे ना, तो हम बनने से पहले डालेंगे। अब है तो है, क्या करें। तो फिर ये है क्या, देखो क्या है ना, हमारे इंडिया में जब भी कोई लॉ बनता है तो पहले उसका ड्राफ्ट बनता है। जैसे एनआरसी है ना, कितनी बहस हुई थी बीच में, सुना था कि तुम लोगों ने, जब कोविड चल रहा था तब एनआरसी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा तुमको पता ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो ये एक होना चाहिए, क्योंकि एनआरसी तो एक बड़ा सोशल इशू था उस समय, पता नहीं आप लोगों को कैसे नहीं पता, खैर कोई बात नहीं। हमारे इंडिया में जब भी कोई एक्ट बनता है पहले उसका ड्राफ्ट बनता है, ड्राफ्ट मतलब उस एक्ट का ड्राफ्ट रेडी करते हैं, फिर पब्लिक को देते हैं। पब्लिक को जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं, सीए सीएमए वालों को देते हैं कि सब आप इसको पढ़िए, और अगर आप लोगों को कोई सजेशन लगता है इसमें इंप्रूव होना चाहिए तो वो दीजिए। इसमें टाइम लगता है, 6 महीना साल भर, अब लोग पढ़ेंगे, टाइम तो लगेगा ना। तो जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, आप और हम लोग हैं, या कोई अपना इंस्टीट्यूट है, सीएमए सीए इंस्टीट्यूट है या सीएस इंस्टीट्यूट है, वो लोग सजेशन देते हैं। सरकार उन सजेशंस को कंसीडर करके दोबारा से एक फाइनल ड्राफ्ट बनाती है कि सब हमने आपके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करा, जो जो काम के लगे, फिर उसको लोगों को देती है। फिर उसके बाद में उसको पार्लियामेंट में रखा जाता है। जब तक वो पार्लियामेंट में रखा जाता है उसको बिल बोला जाता है, एक्ट नहीं बोला जाता। सुना होगा ना, कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी पे, बिल पेश किया गया,
सदन में बिल पेश हुआ। ये बिल क्या होता है? बिल कोई वो वाला बिल थोड़ी ना है ये। यहाँ बिल का मतलब है कि वो जो एक्ट का ड्राफ्ट है उसको बोलते हैं बिल। आई बस में ध्यान दीजिएगा, कोड ऑफ वेजेस ये वही बिल है अभी। तो इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। फिर पार्लियामेंट के अंदर 544 सांसद है, उनमें से जो मेजोरिटी है वो पास करते हैं। उसमें भी दो हाउस होते हैं, अपर हाउसेज एंड लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा, वहां से पास होता है। फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। जिस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना साइन करके ठप्पा लगाते तब ये एक्ट बनता है। समझ गए? इस वाले केस में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। पार्लियामेंट की अभी अप्रूवल ही नहीं आई तो प्रेसिडेंट की कंसेंट की तो बात ही खत्म हो गई। इसीलिए इसको हम एक्ट नहीं बोल सकते, इसको हमें बोलना पड़ेगा कोड ऑफ वेजेस 2019। बात समझ में आ गई? अब आप ये समझ लीजिए कि आपको पहले ही पढ़ना पड़ रहा है। वो तीन, जिस दिन ये एक्ट बन गया ना उस दिन वो 3 एक्ट हट जाएंगे। कौन से वाले? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट और बोनस एक्ट, वो तीनों हट जाएंगे। और ये लेकिन अभी फोर्स में वही वाले हैं। यानी आज जितनी भी फैक्ट्रीज हैं या कंपनीज है वो अगर वेजेस देंगी तो मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग देंगी, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग देंगी, बोनस जो मिलेगा वो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। हम पहले पढ़ रहे हैं, बस इतनी सी बात है। बात समझ में आ गई? एक चीज, अब ये सारे एक्ट आप जो देखेंगे तो हमारे इंडिया में कम से कम 200-300 से ज्यादा एक्ट है। हम यही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये कमर्शियल लॉ है। आपके और हमारे यही काम में आएंगे, हम तो प्रोफेशनल्स है ना, कॉमर्स के लोग हैं ना। अभी मैं आपको बैठ के यहाँ पे CRPC या इंडियन पिनल कोड तो नहीं पढ़ाऊंगा ना यार, वो अपने काम के थोड़ी ना है। अपन कॉमर्स के लोग हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो लॉ है वही आपको पढ़ने होते हैं। चाहे आप इंटर में पढ़ो, चाहे फाउंडेशन में पढ़ो, चाहे फाइनल में पढ़ो, आपको फिर वही लॉ पढ़ने हैं जो बिजनेस में काम आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, LLP एक्ट, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वेजेस कोड ये वाला, या फिर EPF, PF, ESI, ये सब वो हैं जो कि आपके बिजनेस में काम आएंगे। इसके अलावा तो और सैकड़ों एक्ट हैं, सैकड़ों एक्ट हैं, वो आपको नहीं पढ़ने होते क्योंकि वो लॉयर्स को पढ़ने हैं, वो उनका काम है। करेक्ट? तो हमारे सिलेबस में इंटर, फाउंडेशन, फाइनल में सिर्फ वही एक्ट होंगे जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमर्शियल लॉ। ये कमर्शियल लॉ, दो इन्होंने कमर्शियल लॉ में ये ले रखे, लेकिन ये सब कमर्शियल लॉ की कैटेगरी में आते हैं, यानी जो बिजनेस के दौरान काम में आते हैं उन लॉ को क्या कहा जाता है? कमर्शियल लॉ कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं? तो फिर ये बीच में आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों डाल दिया भाई? ये तो कमर्शियल लॉ नहीं है। माना चलो कमर्शियल लॉ पढ़ने हैं तो कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। ये आपने बीच में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को घुसेड़ दिया भाई। इसका तो कमर्शियल लॉ से कोई लेना देना ही नहीं था, तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? अब इसका भी सवाल सुनिए। CS में तो ये बहुत सालों से है। CS है ना, कंपनी सेक्रेटरी वाले, उनमें तो उनमें तो बहुत बड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको तो फिर भी थोड़ा सा पढ़ना है। क्या है ना, ध्यान से सुनिएगा, हमारे इंडिया में जितने भी लॉ आते हैं, मतलब जितने भी लॉ, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। उदाहरण से समझिए, अभी आप एक नया एक्ट वो पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट इनकम टैक्स, सुना है ना? इनकम टैक्स, GST सुन रखा है? ये इनकम टैक्स हमारे भारत में कोई भी लॉ तब तक नहीं बन सकता जब तक उसको बनाने का अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय संविधान ये अधिकार देता है सरकार को अंडर आर्टिकल 17 कि सरकार देश चलाने के लिए देश की जनता से क्या ले सकती है? कर ले सकती है। ऐसा भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, हम नहीं कह रहे। उस पावर को यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट बनाया। अगर आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा होता ना तो सरकार इनकम टैक्स एक्ट, GST एक्ट या कस्टम एक्ट ला ही नहीं सकती थी। तो फादर ऑफ ऑल द लॉ इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ही वो बेस है जिसमें से सारे लॉ निकलते हैं। समझे आप? तो अगर आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाइन नहीं लिखी होती ना कि द गवर्नमेंट हैज अ राइट टू कलेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द रनिंग कंट्री और फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री, तो सरकार आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाती। उसमें लिखा हुआ है, इसीलिए। राइट? तो जितने भी एक्ट बनते हैं वो तभी बन सकते हैं जब उसको बनाने का राइट किसमें दे रखा हो? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट को ऐसा लगा कि यार हम लॉ तो पढ़े जा रहे हैं सारे, पर बच्चों को यही नहीं पता कि लॉ का ओरिजिनेशन कहां से होता है। दैट इज व्हाई दिस इंट्रोडक्शन टू द लॉ एंड लीगल सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, एक जमाना लग जाएगा पढ़ने में, तो हमें उतना सारा नहीं पढ़ना। हमें तो छोटा सा, मुश्किल से कोई 1%, शायद उससे भी कम, आपको बस आपके सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेस देन 1% ही है कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेन जैसे आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 25 तक के प्रोविजन दे दिए। वहां पे सेक्शंस नहीं होती है, वहां पे आर्टिकल्स चलते हैं।
तो वहां पे आपको जिस बचपन में कभी पढ़ा होगा, आपने सुना होगा राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिव, राइट टू हैव फ्री ट्रेवल, राइट टू फ्री हैंड कफिंग, कोई भी आपको ऐसे ना वो हथकड़ी नहीं लगा सकता। ये सारे अधिकार वहीं से आते हैं। और इसीलिए क्या होता है ना, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जीवन में, ये जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा तुम्हारे कितने सारे अधिकार हैं जो कि तुम्हें पता ही नहीं है, इसलिए पुलिस वाले तुम्हारे ऊपर जो है ना चढ़े रहते हैं। आप देखो कोई भी सेलिब्रिटी होता है, कोई अमीर आदमी होता है, पुलिस वाला हाथ भी नहीं लगाता उसको, उसको पता है अभी उसका वकील आएगा और सारे कानून कायदे 2 मिनट में बता देगा, वो सारे कानून कायदे निकाल देगा, और इसको गलती से भी हाथ लगा दिया तो कोई सेलिब्रिटी आता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है, कोई पैसे वाला व्यक्ति होता है, पुलिस वाले थाने में लेके भी जाते हैं तो इज्जत से। हथकड़ी तो पॉसिबल ही नहीं है, हैंड कफिंग बोलते हैं उसको इंग्लिश में। हथकड़ी नहीं लगेगी, सलमान खान को ले जाते समय हथकड़ी नहीं लगाई, समझे आप? लगाई थी क्या बताओ? हथकड़ी नहीं साहब, चलो वो कह रहा है दूर हट पहले तू मेरे से, मेरा परफ्यूम खराब कर रहा है तू। पुलिस वालों को ऐसे साइड में कर दिया, मैं आके वो पुलिस वाले साइड में चल रहे, अब भाई तू अपराधी है, तूने 4 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप हथकड़ी नहीं लगा सकते। तो वो अपनी गाड़ी में और जा रहा है, बोले साहब पुलिस की जीप में नहीं बैठूंगा, वो तो मैं पिक्चरों में बैठता हूँ खाली, यहां तो मैं अपनी मर्सिडीज बेंच में जाऊंगा 2.5 करोड़ की। और थाने में ले जाके उसको बकायदा अच्छी कुर्सी पे बिठाया, चाय नाश्ता आ रहा है उसके लिए। थाने में तो अंदर लॉकअप में तो बंद करने की सोची ही नहीं। एक आम आदमी होता, उसने गलती से अगर सड़क में खड़े होकर कहीं टक्कर भी मार दी ना, पुलिस वाले हाथ में हथकड़ी डालकर घसीटते हुए लेके जाते हैं और सीधा लॉकअप के अंदर। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस बेचारे का वकील नहीं है ना, तो और उसको खुद को नहीं पता। जबकि पुलिस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया तो आप बिना सबूत के हथकड़ी तक नहीं लगा सकते। अब फोन लेकर छीन लेंगे आपका, अलाउड नहीं है। उसको अपने वकील से और कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। भाई साहब अमीर आदमी का वकील पीछे खड़ा रहता है, बोले ऐसे कैसे हथकड़ी लगा दी, बाहर निकाल साले को, तभी जेल में तेरे को डलवाऊंगा, ये तो बाद में जाएगा, तू जाएगा 7 दिन के लिए जेल में, है ना। पुलिस वाले एक गरीब आदमी को तो जेल में मार देते हैं, पीटते ही मार देते हैं, रात भर सूटेंगे, क्योंकि गुस्सा तो निकालना पड़ेगा ना, किसी पे भरा पड़ा है फ्रस्ट्रेशन, उस बेचारे को मार डालते हैं। कोई पूछने वाला नहीं ना। आप एक सामान्य आदमी जिसको कानून पता, उसको मार के दिखाओ। 13 पुलिस वालों को 11 साल की जेल हुई है एक आदमी को जेल में मारने के चक्कर में, क्योंकि उसका वकील था ना। वकील ने तो सब कानून कायदे सिखा दिए। इसीलिए आप लोगों का भारतीय संविधान पढ़ना जरूरी है। आपका भारतीय संविधान पढ़ना जरूरी है कि आपको पता तो हो कि साला हमारे बेसिक राइट्स क्या हैं, हमारे कौन से मिनिमम राइट्स हैं जो हमें मिलने चाहिए। इसीलिए इंडियन, और मेरा तो ये मानना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 11 के बाद, 11 के 9 से आ जाना चाहिए सिलेबस में। 9 क्लास से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाओ बच्चे को मिनिमम, कि कौन कौन से राइट है, तो बचपन से उसको पता चले मेरे राइट क्या है। खैर थोड़ा लेट आया लेकिन अब आ गया। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम है। दैट्स ऑल अबाउट योर सिलेबस, छोटा सा सिलेबस है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल दिलवाएंगे हम लोग। एक तो आपको हमारा वाला एक स्कैनर देंगे आपको, जिसमें पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। तो पूरा स्टडी मटेरियल हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, स्टडी मटेरियल मतलब जो हमारा वाला है, ठीक है। प्लस स्कैनर के क्वेश्चंस मैं यही कराऊंगा, प्लस पूरा सिलेबस हो जाने के बाद में आपका रिवीजन करवाऊंगा, जिसमें आपको हर एक चैप्टर का शॉर्ट में 1 दिन के अंदर पूरा चैप्टर रिवीजन करवाएंगे, जिसको मैराथन बोलते हैं। वो सब हम यही कराएंगे, ठीक है। तो आपको जब यहां से निकलोगे तब आपको लॉ में घर जाके जो 3 रिवीजन अगर आपने सोच रखे थे तो आपको एक ही करना पड़ेगा, बस इतना सही करवाएंगे हम। इसके आगे फिर आपकी मेहनत है, ठीक है। अब आपको अगर कुछ पूछना है तो पहले पूछ लो, फिर मैं आगे चलूं, वरना यही सबसे मेरे को सवाल अच्छा नहीं लगता। मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगता है सवाल अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमने, मैं चलो बता भी दूंगा तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी आपको समझ में ही नहीं आएगा कि केस स्टडी क्या होता है। ये सवाल अच्छा है पर समय गलत है। ये सवाल आपको पूछना था 1.5 महीने बाद, कि जब हम लॉ पढ़ने लग गए, 2-3 एक्ट पढ़ लिए, अब ये सवाल मन में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्योंकि अभी मैं बता भी दूंगा ना तो आपको समझ में, केस स्टडी आता है, लो बताओ अब क्या करोगे आप। इससे आपका कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि केस स्टडी सॉल्व कैसे करनी, केस स्टडी। फिर भी अब आपने चूंकि सवाल पूछा है तो मैं बता देता हूं। देखो पहली पहली चीज तो आज एक चीज अच्छे से क्लियर करना, केस स्टडी में और नॉर्मल क्वेश्चन में फर्क होता है। तुम अभी बहुत छोटे छोटे से बच्चे हो, तुमने जो केस स्टडी देखी है ना वो केस स्टडी नहीं होती। उदाहरण से समझाता हूं, तुमने कौन सा एक पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट एक पढ़ा है ना, और पार्टनरशिप एक पढ़ा है। मान लो पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन आ गया, राइट, क्या नाम है बेटा आपका? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाँ
Raksha. Twinkle and Raksha has entered into the partnership. While they are in partnership, there a dispute arises between both of them. For resolving the dispute is relating to the profit loss sharing ratio. Miss Harsha is requiring 75% of the share, as the amount of the capital contributed by her is 75% of the total capital of the firm. So she is demanding 75% of profit loss sharing ratio. On the other hand, Twinkle is denying to give 75% as the entire business is managed by Twinkle. So she is demanding an equal percentage of profit. Question समझ में आ रहा है? Simple question. Now you being as an expert, advise them how this dispute should be resolved. अब आपको लगेगा ये केस स्टडी है ना? आपको लग रहा है केस स्टडी है. अब पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया आपने, समझ में आ गया. आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या है. और ये आंसर आपको आता है 12th क्लास से, पता है आपको, फाउंडेशन से नहीं 12th क्लास से आता है. मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूं. देयर इज नो पार्टनरशिप डीड एग्जिस्टिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम. इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं बनी. 12वीं क्लास में जब पार्टनरशिप पढ़ रहे होंगे ना अकाउंट्स में, तब पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती, प्रॉफिट लॉस बराबर बढ़ता है, राइट. लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% की ब्याज मिलेगा, कैपिटल पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ड्राइंग पर कोई ब्याज नहीं लगेगा. याद आया? आंसर एक ही लाइन को तो था. सिंस देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, हेंस द प्रॉफिट लॉस इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन देम एज अ इक्वल प्रोपोर्शन, राइट. अब आप इसको केस स्टडी मान बैठे. केस स्टडी है कहां? इसकी जगह इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखने के बजाय अगर मैं 2 लाइन का क्वेश्चन बना देता, इन केस देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, राइट, हाउ प्रॉफिट लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. इसमें और उस क्वेश्चन में क्या फर्क है बता दो मुझे जरा. कोई फर्क नहीं ना. हम उस क्वेश्चन को केस स्टडी मान लेते हैं. ये केस स्टडी नहीं होता, ये नॉर्मल क्वेश्चन ही है. किसी क्वेश्चन में राम लिखने से, श्याम लिखने से पार्टनरशिप डीड हो गई, इससे थोड़ी ना कोई केस स्टडी बनता है. केस स्टडी का मतलब होता है ऐसा, ध्यान से सुनिएगा जरा, जिसके बारे में आपने क्लास में, किताब में एक शब्द भी नहीं पढ़ा, और फिर भी वो उस एक्ट से, जैसे पार्टनरशिप एक्ट पूरा पढ़ लिया आपने, पूरा किताब से पढ़ा, नोट्स में से पढ़ा, सब मैंने पढ़ा दिया, पूरी क्लास खत्म हो गई, सारे पास्ट क्वेश्चंस आपने कर लिए, सब हो गया, समझ गए आप. लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं. अब उसको जो पढ़ा ना आपने, उसको यूज करके आपको बताना है इस केस में क्या होगा. इसको बोलते हैं केस स्टडी. यानी वो सिचुएशन जो कभी नहीं आई, राइट, लेकिन हां उसका समाधान उस पार्टनरशिप एक्ट में से मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप का अगर क्वेश्चन है, उसको बोलते हैं केस स्टडी. ठीक है. और वो तुम लोगों के नहीं आती, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है. बच्चों ने क्या केस स्टडी का बचपन में क्या, घी आया करता था डालडा, याद है ना. अब हम दुकान पे जाते हैं तो सब डालडा घी दे दो. उसने उठा के रथ दे दिया, रथ कंपनी का, या उसने किसी जेड कंपनी का दे दिया. डालडा घी कुछ होता ही नहीं है. डालडा तो कंपनी का नाम था, पता है आपको. घी डालडा नहीं था, घी तो था वनस्पति घी. वनस्पति घी बोलते हैं, जैसे देसी घी, वनस्पति घी. डालडा वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने वनस्पति घी निकाला. तेल से बनता था वो. लोगों ने घी का नामकरण ही डालडा घी कर दिया. बोले देयर आर द 2 टाइप ऑफ द घी इन द वर्ल्ड, देसी घी, डालडा घी. देसी घी, डालडा घी. डालडा घी कौन सा होता है भाई? अब दुकान पे जाकर आप बोल रहे हो सब डालडा घी दे दो, वो कह रहा है भाई डालडा आना बंद हो गया, वनस्पति घी कोई बोल ही नहीं रहा, क्योंकि वनस्पति घी बोले तो डालडा घी नाम ही हो गया. देखो यही बोलते ना, ये कौन सा घी, डालडा है. डालडा कंपनी थी भाई. लेकिन इसी तरीके से केस स्टडी, बच्चों ने सिंपल क्वेश्चन को भी केस, अब इससे क्या था, खौफ बन गया. अब आप, तुम पहली बार इंटर में, तुम्हारे मन में क्या खौफ है, केस स्टडी आता है भाई, केस स्टडी. अरे नहीं आता, सिंपल पेपर आता है. और 2 लाइन का क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलेगा पूरे पेपर में. व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट. जी मैंने लास्ट में बोलता ना कि हाउ द डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व बिटवीन द 2 पार्टनर्स व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड. ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा. जो मैंने पहले बोला वही आएगा, और वो केस स्टडी नहीं है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं. इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, पहली बार पढ़ लोगे ना आ जाएगा. नहीं आए ना पहली बार में, शांति से दूसरी बार पढ़ो, आंसर क्वेश्चन तो समझ में आएगा ही आएगा, आंसर भी आएगा अगर तैयारी करके गए. ठीक है. तो सिंपल पेपर आता है एकदम बिल्कुल. बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लग जाएगा, अच्छा सर इतना सिंपल क्वेश्चन है क्या, हमें तो पता नहीं कितना डरा दिया. ठीक है. तो घबराने का नहीं. ठीक है. और बताओ, नींद आ रही तुम लोगों को भयंकर वाली, बोर हो रहे हो थोड़े थोड़े से, हैं थोड़े तो हो रहे होंगे. बोले कब जाएगा ये, कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का टीचर आए
आप तो जोधपुर से आए हो मैंने सुना है। अरे बहुत दूर से आए हो यार। तो अभी यहाँ रूम ले लिया? अच्छा, अरे वाह बहुत बढ़िया, ये तो बेस्ट है। तो फिर वहां से रोज सुबह आना जाना, कहाँ पर है वो? अरे बाप रे, तो ये सुबह ठंड की समस्या है यार। ये समस्या ठंड में साला ये एक प्रॉब्लम है बस, बाकी तो ठंड बहुत अच्छी है। गर्मी से तो बहुत अच्छी है। ठंड का एक सबसे अच्छा फायदा है, गर्मी नहीं लगती। गर्मियों में यार दिन में निकल जाओ तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी मतलब भट्टी में चले गए क्या। और अपने राजस्थान में तो भयंकर गर्मी, ठंड तो बहुत अच्छी है। अरे तो यार सुबह सुबह की तो बात है कि यार, बाकी वैसे तो कितना सुकून रहता है, लाइट चली जाए तो कोई तकलीफ नहीं है। दिन में कितना भी घूम फिर लो, कोई भी काम हो कर लो, गर्मियों में साला 10 मिनट के लिए कहीं निकल जाओ तो उसके बाद 1 घंटा लगता है नॉर्मल होने में। तो ये थोड़ी सी समस्या रहती है। खैर चलो कोई नहीं, हो जाए। अब तो महीने 1.5 महीने की ठंड बची है, फरवरी तक आते आते सब खत्म, 15 फरवरी के बाद तो खत्म हो जाएगी। खैर, और कोई अगर आपके डाउट हो लॉ के बारे में तो पूछ लीजिए आप, कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो। मैं फिर आपको चौथी बार बोल रहा हूं कि लोड बिल्कुल नहीं लेना है, रिलैक्स होके पढ़ना है आराम से। कोई टिपिकल नहीं है लॉ, ऐसा कुछ भी नहीं है लॉ के अंदर जो आपको जो आपको ऐसा लगे कि यार हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है ना, दिस इज मोस्ट इजी सब्जेक्ट थ्रू आउट द ऑल सब्जेक्ट्स, राइट। सो बी कंफर्टेबल, बी नॉर्मल। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं एक एक करके इसमें। अच्छा, अभी जो हम आपको नोट्स देंगे उसमें से इसके नोट्स मैं नहीं दूंगा, ये मैं आपको सीधा फ्रॉम मॉड्यूल पढ़ाऊंगा। पढ़ने की स्ट्रेटेजी मैं बता देता हूं, क्योंकि देखो ये नया जुड़ा है, और जब कोई नया जुड़ता है तो हम रिस्क नहीं लेते बिल्कुल भी इस, क्योंकि हमें पता ही नहीं है अभी तक। मैं ये बिल्कुल ओपनली बता रहा हूं सबको, जब नया जुड़ा है ना ये एक्ट, तो इसके पास क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही नहीं पास में एग्जाम में। इनमें तो क्या सब में पास्ट में इतने भर भर के क्वेश्चंस हैं कि हमें पता है पेपर में क्या आएगा। अभी मैं बता दूंगा पेपर में क्या आएगा, क्योंकि पास्ट टाइम दिखता है ना तो हमें पता होता है। लेकिन जो नया होता है उसमें किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस यूज करके यह बता सकते हैं कि देखो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहां तो हमने कह दिया ना ये इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, अगर हमने कह दिया ना काट दो तो काट दो आंख बंद करके। नहीं आएगा क्वेश्चन, कह दिया नहीं आएगा तो नहीं आएगा, राइट। लेकिन यहां रिस्क नहीं ले सकते, तो यहां हमें मॉड्यूल की एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। अभी पता नहीं वो किस लाइन पर क्वेश्चन बना दे। और सबसे बड़ी बात है, देखो 5 नंबर का वेटेज है, 5 से ज्यादा नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है। आप घबराओ मत, मैं पहले ही बोल रहा हूं 7 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये जो दे रखा है ना वेटेज, ये टेंटेटिव वेटेज होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। ये आप मत समझो कि 5% लिखा है तो इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम में से 5 ही नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें से 6 नंबर का भी आ सकता है, 7 नंबर का भी आ सकता है, तो हमें थोड़ा केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। बाकियों में मैं आपको नोट्स में से पढ़ाऊंगा, ये सारा भी मैं आपको नोट्स में से पढ़ाऊंगा, ये भी नोट्स में से पढ़ाऊंगा, और ये भी नोट्स में से। लेकिन फिर भी अच्छा, और प्लस साथ में स्कैनर कराएंगे। स्कैनर मतलब पास्ट एग्जाम्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लेंगे। कॉर्पोरेट लॉ का आपको मैडम बताएंगी कैसे करना है, उसमें मैं कुछ भी नहीं बता सकता आपको। ये नोट्स स्कैनर नोट्स हम अवेलेबल कराएंगे। यहां तो स्कैनर का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि पास में क्वेश्चंस आए नहीं है। फिर भी हम आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट देंगे कि ये देखो ये क्वेश्चंस है जो पॉसिबल है विद आंसर, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम लोग करवा देंगे। तो मेनली हमारा नोट्स चलेगा। अभी आपको नोट्स नहीं मिले होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिना नोट्स के भी हम पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ स्क्रीन पे हमारे पास में रहेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन टू द लॉ एंड लीगल सिस्टम, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें बताऊंगा कि कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो बीच में मुझे रोक लीजिएगा आराम से। ठीक है, अपनी क्लास के अंदर कोई फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, बिल्कुल भी रिलैक्स होके बैठो। मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे नहीं लगाना है, रिंगर मोड पे लगाओ। कोई अर्जेंट कॉल आता है चुपचाप उठ के जाओ, बात करके आ जाओ, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना। अभी अर्जेंट फोन तो कभी भी आ सकता है ना, घर से भी आपने साइलेंट मोड पे लगा दिया, घर से कोई फोन आ रहा है तो कैसे उठाओगे, तो वो दिक्कत होगी। तो आराम से आपको लगता है ये फोन जरूरी है, चुपचाप जाओ, उठ के अटेंड करके वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाओ। मुझसे पूछने की या मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई जरूरी कॉल नहीं हो तो उसको नहीं उठाइएगा। सेकंड, ये चैटिंग मत करना, मतलब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, हमारा वहां पे जानू खाना खा लिया क्या, जानू सो गए क्या, जानू अभी भी मैं क्लास में आया हूँ आई हूँ, ये नहीं करना बेटा ना। क्या चैटिंग वेटिंग नहीं, बस प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेशन ऑन स्टडीज। ठीक है, चलिए ये सब इंडेक्स दे रखा है आपको, ये देखते रहना, कुछ काम का नहीं है। सीधा हम आएंगे यहां पर, किस पर, इंट्रोडक्शन टू द लॉ एंड द लीगल सिस्टम।
विच इज इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं आपको सिर्फ शुरू का थोड़ा सा कंटेंट पढ़ाऊंगा, फिर बाद में आपको एंड में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज अ ब्लेंड ऑफ, बड़े टिपिकल से वर्ड्स हैं, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी। अच्छा, अभी थोड़ी देर के लिए समझेगा, कोई कॉर्पोरेट लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, कोई कमर्शियल लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, हम थोड़ी देर के लिए माने कि हम किसी एलएलबी की क्लास में हैं और भारतीय संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि आप सीएमए कर रहे हैं। जस्ट कीप इन योर माइंड दैट यू आर डूइंग एलएलबी। So we're talking about the Indian Constitution. This is the lengthiest written constitution, which is a blend of rigidity and flexibility. भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, पता है आपको? और इतना बड़ा संविधान है और हमने कितनी कॉपी करके बनाया है, कितना शानदार। हम कितना कॉपी करने में एक्सपर्ट है, मैं बताता हूं आपको। ये भारतीय संविधान में भारत से संबंधित कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा हमने आयरलैंड से कॉपी कर लिया था। आयरलैंड एक कंट्री का नाम है। अब देखो कितनी मजेदार बात है, संविधान हमेशा देश की जरूरत के हिसाब से बनता है, या कोई भी एक्ट, संविधान ही क्यों, कोई भी एक्ट जो बनता है वो देश नियम कायदे आदमी को अपने हिसाब से, आप अपने नियम कायदे अपने हिसाब से बनाओगे ना, या मेरे हिसाब से बनाओगे, या मेरे नियम कायदों को कॉपी कर लोगे? अरे मेरे अपने नियम कायदे हैं, आपने बस क्या करा, मेरे नियम कायदे कॉपी कर लिए। अब होता क्या है, अमेरिका का संविधान, हमारा संविधान लगभग 150 साल पुराना है सॉरी 70 साल पुराना, उनका लगभग 150 साल पुराना है। हमारा 1949 में तो आया, तो 73 ईयर्स ही हुए लगभग उनका संविधान 150 साल पुराना है। डू यू नो हाउ मेनी अमेंडमेंट्स दे हैव पास्ड टिल डे? 7 अमेंडमेंट, मात्र 7। 150 सालों में मात्र 7 अमेंडमेंट, क्योंकि उन्होंने अपना संविधान अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया। और उसमें अब मैं अपने हिसाब से नियम बनाऊंगा तो मेरे को उसमें परिवर्तन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। हमारा संविधान जो कि 70 साल पुराना भी नहीं है, 150 से ज्यादा अमेंडमेंट है अब तक, 150 से भी ज्यादा अमेंडमेंट। उनके 150 साल के इतिहास में 7 अमेंडमेंट है, हमारे 70 साल के इतिहास में 150 से ज्यादा अमेंडमेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपी पेस्टेड। दैट इज व्हाई दिस इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज क्या है, इसमें ये 2 चीजें, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ जगह ऐसा है जहां पे संविधान कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, नहीं तो मतलब नहीं, मतलब नहीं, बात खत्म हो गई। कुछ ऐसी जगह है जहां फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री वी विल चेंज। भारतीय संविधान में, क्योंकि वो बना आज से 70 साल पहले, उस जमाने में सिचुएशन अलग थी, आज सिचुएशन अलग है। सो देयर आर द फ्यू पॉइंट्स विच इज क्वाइट रिजिड। आप सब लोग इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मीडियम, बोथ ऑफ यू, इंटर भी? अब तो इंग्लिश में हो ना, भूल जाओ हिंदी को, तो अब तो इंग्लिश में हो ना। अरे बस खत्म बात, तो फिर पुराना छोड़ दो, पुराने पे ध्यान नहीं लगाता मैं। अब इंग्लिश में हो ना, ये दिमाग से रखोगे ना, जब तक कि हम हिंदी से दें तो कभी जिंदगी में इंग्लिश मीडियम में नहीं आ पाओगे, समझे ना आप? ये जब तक ध्यान में, कि पहले को भूला नहीं तो दूसरा कभी जिंदगी में आएगा ही नहीं, समझे आप? तो ये भूल जाओ, हिंदी से थे, हिंदी विंदी को गोली मारो, अब ये ध्यान रखो इंग्लिश में हो आप। तो रिजिडिटी मतलब स्ट्रिक्ट, ये चेंज नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम चेंज करते हैं। एंड हैज अ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स। इट मेंशंस अबाउट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो अब आपको हम भारतीय संविधान के बारे में कुछ बातें सिखाएंगे जो कि एक भारतीय नागरिक के तौर पर आपको पता होनी ही चाहिए। इट मीन्स अबाउट द पार्लियामेंट्री पावर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड लेज डाउन दैट इंडिया शैल हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसमें 2 बातें हैं। आपको पता है लॉ कौन बनाता है? मुझे बताओ, लॉ कौन बनाता है जी? नहीं, जुडिशरी लॉ नहीं बनती सर। वेरी गुड, मैं 3 ऑप्शन देता हूं। सरकार, संसद जिसको आप पार्लियामेंट भी कहते हैं, और न्याय प्रणाली या न्यायपालिका जिसको आप जुडिशरी भी कहते हैं। कौन बनाता है इनमें से? भैया ने बोला संसद, आप बताएं। पार्लियामेंट, ये संसद मतलब तो पार्लियामेंट्री। और हाँ दीदी आप बताएं। गवर्नमेंट बनाती है। और दीदी आप बताएं। है जी, संसद। अच्छा, सरकार में और संसद में क्या फर्क होता है? सरकार में और संसद में क्या फर्क है? लेकिन उसके लिए तो हमारे पास बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे इंडियन पीनल कोड को लगाने के लिए पुलिस है। सरकार क्या करेगी इसमें? ये सरकार क्या, तो पुलिस कर रही है इंश्योर, सरकार क्या कर रही है?
तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं, ये आपने वैसे सही होता तो आपने सही कहा, मैं तो जबरदस्ती आप लोगों के साथ टाइम पास कर रहा था। ये मुझे तो सवाल कुछ और पूछना था, मैं उस पर जाना चाह रहा था, लेकिन आप चूंकि मुझे पहले ही सही जवाब दे दिया तो मैं अटक गया कि मैं अब क्या पूछूं। ये तो आपने बिल्कुल सही बोला, संसद बनाती है और सरकार चलाती है, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। लेकिन इस संसद और सरकार में क्या फर्क है? मेरे को सवाल एक्चुअली ये पूछना था, इस संसद और सरकार में फर्क क्या है? और क्यों संसद को अधिकार है, सरकार को क्यों नहीं? और अगर संसद को अधिकार है तो फिर सरकार का काम ही क्या रहेगा, खाली एक्ट को लगवाना? विरोधी होते हैं मतलब? दो नहीं, बहुत सारी पार्टी हमारे इंडिया में तो उसका यूज क्या है? इसके लिए हमने संसद बनाया। सब कौन? वो पार्टी क्यों आ रही है उनके, तो फिर पार्टीज का तो एक बंदा आना चाहिए था। भारत के अंदर 11 पार्टी से 11 बंदों को बैठा दो। फिर ये 400, ये 544 क्यों बैठा रखे? अरे नहीं ले रहे एक पार्टी सारे डिसीजन, एक जितनी भी पार्टी, हर आदमी से, हर पार्टी से एक एक आदमी भेज दो ना, क्या तकलीफ आ रही है? 11 पार्टी है तो 11 लोग भेज दो, अरे 22 भेज दो, 544 क्यों भाई? किसको? तो वो फिर सरकार नहीं बनाते? तो फिर जो नहीं बहुमत में उनको बिठा क्यों रखा है? फिर जब जब उनका उनको बहुमत ही नहीं मिला, इसका मतलब सरकार ने उनको नहीं चुना लोगों ने, तो फिर उनको बिठा क्यों रखा है? कौन? तो उनको तो चुना आपने ही है ना। तो फिर उनको, लेकिन सरकार तो वो नहीं बना रहे ना, तो उनका यूज क्या है फिर? मैं कंफ्यूज कर दूंगा आपको, सवाल का जवाब देना है तो आपको क्लियर होना पड़ेगा एकदम। जी बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैं भी संसद में जा सकता हूं। क्यों? डेमोक्रेटिक कंट्री है, मेरे को भी तो अधिकार है। किसने नहीं चुना? मेरे को चुन लिया, लेकिन मेरे को, मैं, मेरी सरकार नहीं है, तो फिर मेरा क्या फायदा वहां बैठने का? सरकार तो देखो, लॉ कौन बना रहा है? जुडिशरी, पार्लियामेंट। और सरकार उस लॉ को लगा रही है। मेरे को लोगों ने जिताया लेकिन मेरी सरकार नहीं है, तो मेरे वहां बैठने का फायदा क्या होगा फिर? इन्हीं सब सवालों का जवाब हम कल की क्लास में ढूंढेंगे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप लोगों की पहली क्लास है जिसमें फिर भी इतने अच्छे जवाब मिले। और ये मैं कोई तुम्हारा पहला बैच है, आज पहली क्लास है, तुमको इंप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सच में बोल रहा हूं, क्योंकि इससे पहले तक की क्लासों में बच्चों को इतना भी नहीं पता। तुम लोगों को कम से कम इतनी सारी बातें तो पता है कि संसद नियम बनाएगी, सरकार उसको चलाएगी, सरकार का काम है, ये तुम्हें पता है, ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हें ये पता है कि सरकार, संसद के अंदर चुने हुए लोग जाते हैं, तो ये भी तुम्हें पता है। तुम्हें ये भी पता है कि जिनकी बहुमत मिलता है उनकी सरकार बनती है। तो इतने सारे जवाब तुम्हारे बैच में मिले, आज तक मुझे पहले किसी बैच में मिले भी नहीं, तो ये बहुत इंप्रेसिव चीज है। इसका मतलब तुम्हें भारतीय संविधान पढ़ाने में बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि जब जिन सामने वाले व्यक्ति को जरा नॉलेज होती है ना, तो पढ़ाने में और ज्यादा मजा आता है, चीजें और बताने में मजा आता है। कल हम आपको बताएंगे कि क्यों सरकार, क्यों नियम बनाने का अधिकार संसद के पास में है, और सरकार का क्या रोल है वो आपने पहले ही बता दिया। और ये पुलिस वुलिस सब उसके अंडर में ही आती है, तो उनकी बात करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं। दूसरी बात की, ये जुडिशरी को, उसको क्यों नियम बनाने के समय शामिल नहीं किया जाता? जुडिशरी जो है, यानी न्याय पालिका जो है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उनको क्यों शामिल नहीं करते लॉ बनाने में? उसका लॉजिक क्या है, ये सब हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, फिर आगे चल लेंगे। राइट, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, इट वाज नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। कई बच्चों ने जवाब दिया, संसद में बहुत पार्टी होती है। बेटा बहुत नहीं, बहुत सारी पार्टी होती है। गवर्नमेंट पर्टिकुलर पार्टी की होती है, वो पर्टिकुलर पार्टी कैसे चुनी जाती है, ये सब चर्चा करेंगे हम। चलिए।